नमस्कार और स्वागत है आज के इस विशेष सत्र में। भारत का मौसम भी ना कमाल का है। सोचिए अभी इसी वक्त हो सकता है हिमालय में कहीं बर्फ गिर रही हो और वहीं शायद दक्षिण के किसी कोने में लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हो। बिल्कुल। एक ही वेश, एक ही समय और मौसम के इतने अलग अलग रंग। और यही विविधता है जो भारत की जलवायु को इतना इतना दिलचस्प बनाती है। हाँ, और इसी पहेली को समझने के लिए आज हमारे पास श्रोताओं से मिले कुछ अच्छे स्रोत हैं। इनमें भारत की पारंपरिक ऋतुओं का जिक्र है और साथ ही मौसम विभाग का वर्गीकरण भी। अच्छा। अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु, उनका वैज्ञानिक विश्लेषण, काफी कुछ है। तो मतलब आज हमारा मकसद है इन स्रोतों की गहराई में उतरकर भारत की इस जटिल और कह सकते हैं आकर्षक जलवायु प्रणाली की एक साफ तस्वीर पेश करना। जी हम कोशिश करेंगे कि सबसे जरूरी बातें और जो रोचक तथ्य हैं वो सामने लाएं। हाँ, बिल्कुल। तो फिर शुरू करते हैं इस मौसम की पहेली को सुलझाना। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि भारत में ऋतुओं को देखने के मोटे तौर पर दो नजरिए हैं। एक तो हमारा सदियों पुराना पारंपरिक तरीका है। हाँ हाँ, वो 6 ऋतुओं वाला हिसाब है ना। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। स्रोत बताते हैं कि ये अनुभव पर आधारित है, प्रकृति को बहुत बारीकी से देखकर बनाया गया है सही कहा। और साल को लगभग 2-2 महीने के 6 हिस्सों में बांटता है। ये उत्तर और मध्य भारत में ज्यादा चलता था शायद। बिल्कुल सही। ये पारंपरिक चक्र हजारों सालों के अनुभव का निचोड़ है, कह सकते हैं। और जैसा आपने कहा है, उत्तर भारत में जहां मौसम के बदलाव ज्यादा साफ महसूस होते हैं, वहां ये ज्यादा प्रासंगिक लगता है। दक्षिण भारत में क्या है कि समुद्री प्रभाव ज्यादा है, तो ऋतुओं का ये चक्र उतना स्पष्ट नहीं होता। इस पारंपरिक तरीके में हर ऋतु का एक खास समय और क्रम है, वसंत से शुरू होकर शिशिर तक। लेकिन आज के जो मौसम वैज्ञानिक हैं, उनका नजरिया थोड़ा अलग है। भारतीय मौसम विभाग IMD वो साल को 4 मुख्य मौसमों में बांटता है। ये किस आधार पर होता है? ये वर्गीकरण मुख्य रूप से तापमान और वर्षा के पैटर्न पर आधारित है। मतलब वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर IMD 4 मुख्य ऋतुएं मानता है। शीत ऋतु यानी विंटर, दिसंबर से फरवरी। फिर ग्रीष्म ऋतु समर, मार्च से मई। ओके। फिर आती है वर्षा ऋतु यानी दक्षिण पश्चिम मानसून का समय, जून से सितंबर। और आखिर में मानसून पश्चात या शरद ऋतु, अक्टूबर नवंबर। ठीक है। हमारी आगे की जो बातचीत है वो इसी 4 ऋतु वाले वर्गीकरण पर ज्यादा केंद्रित रहेगी, क्योंकि ये आधुनिक जलवायु विज्ञान का आधार है। समझ गया। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं शीत ऋतु से। दिसंबर से फरवरी। उत्तर भारत में तो भाई इस समय कड़ाके की ठंड पड़ती है। हाँ बिल्कुल। उत्तरी मैदानों में जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है। औसत तापमान भी 21 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है और कई बार तो रात में पारा शून्य के पास पहुंच जाता है। बाप रे। खासकर पंजाब और राजस्थान में, जैसा स्रोत बताते हैं। जी हाँ। और घना कोहरा, पाला, ये सब आम बातें हैं। लेकिन वहीं दक्षिण भारत में इतनी ठंड नहीं होती। तिरुवनंतपुरम का जनवरी का औसत अधिकतम तापमान 21 डिग्री बताया है और चेन्नई 24-25 डिग्री। इतना ज्यादा फर्क क्यों? इसके देखिए 3 मुख्य कारण हैं। पहला तो दक्षिण भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा है और समुद्र का तापमान पर एक समकारी प्रभाव पड़ता है। मतलब न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी। अच्छा, हाँ। दूसरा, वो भूमध्य रेखा के ज्यादा करीब है। और तीसरा, जो उत्तर भारत की कड़ाके की सर्दी है ना, हाँ। उसके पीछे है समुद्र से दूरी, मतलब महाद्वीपीय जलवायु। फिर हिमालय पर जो बर्फबारी होती है ना, उससे आने वाली ठंडी हवाएं, शीत लहर जिसे कहते हैं। और कभी-कभी मध्य एशिया जैसे कैस्पियन सागर या तुर्कमेनिस्तान, वहां से भी बर्फीली हवाएं आ जाती हैं। अच्छा। और इस मौसम में हवाएं कैसी चलती हैं? दबाव का क्या हिसाब रहता है? सर्दियों में क्या होता है कि उत्तर भारत में जमीन ठंडी हो जाती है, तो हवा भारी होकर नीचे बैठती है। ओके। इससे वहां एक हल्का सा हाई प्रेशर एरिया, मतलब उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। ओके। और इसके उलट दक्षिण में हिंद महासागर पर तापमान ज्यादा होने से लो प्रेशर यानी निम्न दाब रहता है। तो हवाएं फिजिकली रूप से उत्तर भारत के हाई प्रेशर से दक्षिण के लो प्रेशर की ओर बहती हैं।
यानी जमीन से समुद्र की ओर। अच्छा। गंगा के मैदान में इनकी दिशा पश्चिम या उत्तर पश्चिम होती है और बंगाल की खाड़ी पर उत्तर पूर्व से आती हैं। स्रोत में पश्चिमी विक्षोभ मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का जिक्र देखा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ये असल में भूमध्य सागर में बनने वाले शीतोष्ण चक्रवात होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स, अच्छा। जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम यानी हवा की एक तेज धारा है ऊपरी वायुमंडल में, उसके सहारे पूर्व की ओर चलते हैं। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान पार करके भारत पहुंचते हैं और रास्ते में कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी से थोड़ी नमी उठा लेते हैं। तो ये एक तरह से किसानों के लिए अच्छी खबर लाते हैं। बिल्कुल, ये पश्चिमी विक्षोभ ही है जो सर्दियों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की लेकिन फसल के लिए बहुत जरूरी बारिश करते हैं। रबी की फसल, खासकर गेहूं के लिए तो ये अमृत समान है। और पहाड़ों पर इसी से बर्फबारी होती है जो पिघलकर गर्मियों में हमारी नदियों को पानी देती है। अच्छा। हाँ, एक और जगह बारिश होती है सर्दियों में, तमिलनाडु तट पर, लेकिन वो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। वो हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर अक्टूबर-नवंबर में वहां बरसती हैं। समझ गया। अच्छा, अब आते हैं गर्मी के मौसम पर। मार्च से मई सूरज जैसे आग उगलने लगता है। हाँ, जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता है, मतलब उत्तर की ओर जाता है, तापमान तेजी से बढ़ता है। मार्च में दक्कन का पठार 38 डिग्री सेल्सियस छू लेता है। अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में 40-43 डिग्री। और मई आते आते तो उत्तर पश्चिम भारत, खासकर राजस्थान में पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। बाग पर है। और दक्षिण भारत, वहां फिर राहत रहती होगी। हाँ, तुलनात्मक रूप से समुद्री प्रभाव के कारण दक्षिण में तापमान उतना ज्यादा नहीं बढ़ता, 26-32 डिग्री के आसपास रहता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर तो और भी कम। इस मौसम की सबसे बड़ी बात है उत्तर भारत में जबरदस्त गर्मी। इससे वहां एक बहुत शक्तिशाली निम्न वायुदाब क्षेत्र, लो प्रेशर एरिया बन जाता है। और वो जो ITCZ है ना, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, हवाओं के मिलने का एक ग्लोबल बैंड, वो भी खिसक कर उत्तर भारत के मैदानों पर आ जाता है। अच्छा। और यही निम्न दाब आगे चलकर मानसून को खींचने वाला चुंबक बनता है। और इसी मौसम में चलती हैं वो बदनाम लू। हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये उत्तर पश्चिम भारत में दोपहर के बाद चलने वाली बेहद गर्म और सूखी हवाएं हैं। हाँ, और ये जानलेवा भी हो सकती हैं, बहुत खतरनाक होती हैं। शाम को कभी कभी धूल भरी आंधियां भी आती हैं, उनसे थोड़ी राहत मिलती है। कभी कभी हल्की बूंदाबांदी भी हो जाती है। बंगाल और असम में ऐसे ही तेज तूफानों को काल बैसाखी कहते हैं। नाम ही बताता है कि ये कितने विनाशकारी हो सकते हैं। काल बैसाखी। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चाय, जूट और चावल की फसलों के लिए ये फायदेमंद भी होते हैं। अच्छा, नुकसान के साथ फायदा भी। हाँ। और मॉनसून के आने से ठीक पहले भी कुछ बारिश होती है जिसके बड़े प्यारे से स्थानीय नाम है। स्रोत में पढ़ा मैंने, आम्र वर्षा, कॉफी वर्षा। बिल्कुल, ये मानसून पूर्व बौछारें कहलाती हैं, प्री मॉनसून शावर्स। केरल और कर्नाटक के तट पर इन्हें आम्र वर्षा या मैंगो शावर्स कहते हैं, क्योंकि ये आमों को जल्दी पकने में मदद करती हैं। वाह। कर्नाटक में ही इन्हें कॉफी वर्षा या कॉफी शावर या चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं, क्योंकि इनसे कॉफी के बागानों में फूल खिल उठते हैं। असम में इसे बारदोली छेड़ा कहते हैं। ये सारे नाम दिखाते हैं कि मौसम सिर्फ तापमान और बारिश का आंकड़ा नहीं है। सही बात है। बल्कि हमारी संस्कृति और खेतीबाड़ी से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। अब बात करते हैं भारत के मौसम के, कह सकते हैं महानायक की, वर्षा ऋतु। दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर। इसकी शुरुआत कैसे होती है, बनता कैसे है? हाँ, तो जैसा हमने देखा, गर्मियों में उत्तर पश्चिम भारत में जबरदस्त लो प्रेशर बन जाता है। ये इतना शक्तिशाली होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में हिंद महासागर पर बहने वाली व्यापारिक पवनों को अपनी ओर खींच लेता है। अब ये हवाएं जैसे ही भूमध्य रेखा पार करती हैं, पृथ्वी के घूमने के कारण, जिसे कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं, वो दाहिनी ओर मुड़ जाती है। अच्छा। और उनकी दिशा हो जाती है दक्षिण पश्चिमी, साउथ वेस्ट। इसीलिए इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। और क्योंकि ये समुद्र के ऊपर से हजारों किलोमीटर चलकर आती हैं, तो इनमें नमी भरपूर होती होगी। बिल्कुल, लबालब भरी होती है नमी से। और फिर जब ये नमी से लदी हवाएं लगभग 1 जून के आसपास केरल तट से टकराती हैं, तो अचानक जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। इसी को कहते हैं मानसून प्रस्फोट।
मॉनसून बर्स्ट। मॉनसून प्रस्फोट। हाँ, इसमें ऊपरी वायुमंडल में बहने वाली पूर्वा जेट स्ट्रीम, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की भी भूमिका होती है, जो इस प्रक्रिया को और तेज करती है। और फिर ये मानसून दो हिस्सों में बढ़ जाता है ना? अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। बिल्कुल। और कहा जाता है कि भारत की लगभग 90% बारिश इसी मानसून से होती है। सही कहा। और यहां से भारत की जमीनी बनावट यानी स्थलाकृति, टोपोग्राफी का खेल शुरू होता है। अरब सागर शाखा जब पश्चिमी घाट के पहाड़ों से टकराती हैं, हाँ, तो पहाड़ के पश्चिमी ढलानों पर, जैसे मुंबई, कोंकण तट, वहां जबरदस्त पर्वतीय वर्षा होती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल 250 से 350 सेंटीमीटर तक, बहुत ज्यादा। लेकिन पहाड़ों के दूसरी तरफ का क्या, मतलब पूर्वी ढलान का? वहीं तो असली खेल है। हवाएं पहाड़ पार करके जैसे ही पूर्वी ढलान पर नीचे उतरती हैं, हवा का दबाव बढ़ता है और वो गर्म होने लगती है। अच्छा, जैसे साइकिल पंप गर्म हो जाता है। बिल्कुल, वही प्रक्रिया। इसे एडियाबैटिक ताप वृद्धि कहते हैं। इस गर्मी से हवा की नमी धारण करने की क्षमता और बढ़ जाती है और बची खुची नमी भी भाप बन जाती है। नतीजा, पहाड़ के ठीक पीछे पूर्वी हिस्से में, जैसे मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, वहां बन जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र, रेन शैडो रीजन। वृष्टि छाया मतलब बारिश की छाया। हाँ, वहां बारिश बहुत कम होती है, 40 से 70 सेंटीमीटर। सोचिए, कुछ 100 किलोमीटर के फासले पर ही बारिश का इतना बड़ा अंतर। ये तो कमाल है। अच्छा, फिर ये अरब सागर वाली हवाएं और कहाँ-कहाँ बारिश करती हैं? इसका एक हिस्सा गुजरात और मध्य भारत की ओर बढ़ता है, नर्मदा और ताप्ती घाटियों से गुजरता है और मध्य भारत में बंगाल की खाड़ी शाखा से मिलकर बारिश करता है। एक और हिस्सा अरावली के किनारे किनारे राजस्थान की ओर जाता है। लेकिन राजस्थान में तो सुना है कम बारिश होती है, अरब सागर शाखा से भी। हाँ, कम होती है क्योंकि अरावली पर्वत इन हवाओं के लगभग समानांतर पड़ता है, तो कोई बड़ा अवरोध नहीं बनता उनको रोकने के लिए। अच्छा। ऊपर से रेगिस्तान की गर्म और सूखी हवाएं इनकी बची खुची नमी भी सोख लेती हैं। नतीजा ये कि पश्चिमी राजस्थान ज्यादातर सूखा रह जाता है। हालांकि अरब सागर में कभी-कभी चक्रवात बनते हैं और अगर वो तट की ओर आ जाएं, तो गुजरात और महाराष्ट्र में भारी तबाही मचा सकते हैं। कांडला का उदाहरण है। हाँ, सुना है। अब बात करते हैं दूसरी शाखा की, बंगाल की खाड़ी शाखा। ये कहाँ ज्यादा असर दिखाती है? दिखता है उत्तर पूर्वी भारत में। म्यांमार के तट और बंगाल की खाड़ी से घूमकर ये सीधे मेघालय की गारों, खासी और जयंतिया पहाड़ियों से टकराती हैं। अच्छा, वो कीप जैसी पहाड़ियाँ। बिल्कुल। और नतीजा, मोहसिन राम और चेरापूंजी में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश। ये हवाएं वहां एक तरह से फंस जाती हैं और अपनी सारी नमी वहीं उड़ेल देती हैं। अविश्वसनीय। मतलब दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह भी भारत में है। फिर इन हवाओं का क्या होता है? इन पहाड़ियों से टकराने के बाद ये हवाएं हिमालय के कारण पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं और फिर गंगा के मैदान के साथ साथ बहने लगती हैं पूरब से पश्चिम की ओर। लेकिन जैसे जैसे ये पश्चिम की ओर बढ़ती हैं, बंगाल से बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तक समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है और ये लगातार बारिश भी करती जाती हैं, तो इनकी नमी कम होती जाती है। अच्छा, इसलिए पूरब में ज्यादा बारिश, पश्चिम में कम। बिल्कुल। इसीलिए कलकत्ता में जहाँ 150 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, वहीं दिल्ली पहुंचते पहुंचते ये 50-60 सेंटीमीटर ही रह जाती है। ये शाखा पूर्वी तट पर भी चक्रवाती वर्षा लाती है और छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों, जिसे धान का कटोरा कहते हैं, वहां भी अच्छी बारिश करती है। स्रोत में राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर वाली बात बड़ी दिलचस्प लगी मुझे। क्या ये सच है कि वहाँ हरियाली बढ़ने से बारिश थोड़ी बढ़ी है? हाँ, कुछ स्टडीज ऐसा संकेत देती हैं। ये माना जाता है कि नहर के पानी से जो वनस्पति बढ़ी है और जमीन में नमी आई है, उससे स्थानीय वाष्पीकरण मतलब इवेपोरेशन थोड़ा बढ़ा है। इससे वहां पहुंचने वाली हवाओं को थोड़ी एक्स्ट्रा नमी मिल जाती है। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे छोटे पैमाने पर भी मानवीय हस्तक्षेप मौसम के पैटर्न को थोड़ा बदल सकता है। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, और फिर मॉनसून थकने लगता है, मतलब शरद ऋतु, मॉनसून का लौटना, अक्टूबर नवंबर। बिल्कुल। सितंबर के मध्य से सूरज दक्षिण की ओर खिसकने लगता है, जिसे दक्षिणायन कहते हैं। इससे गंगा के मैदान पर जो वो मजबूत लो प्रेशर एरिया बना था, वो कमजोर पड़ने लगता है और दक्षिण की ओर खिसकने लगता है। तो मॉनसून की हवाएं भी वापस जाने लगती हैं? हाँ, दक्षिण पश्चिम मॉनसून हवाएं भी कमजोर पड़कर पीछे हटने लगती हैं। ये वापसी पश्चिमी राजस्थान से शुरू होती है
और धीरे धीरे पूरे देश से मानसून विदा हो जाता है। इसे कहते हैं मानसून प्रत्यावर्तन, रिट्रीटिंग मानसून। इस मौसम में क्या होता है? मैंने सुना है उमस बहुत बढ़ जाती है। अक्टूबर हीट? हाँ, शुरुआत में यही होता है। आसमान साफ हो जाता है, धूप तेज होती है, लेकिन जमीन में अभी भी मानसून की नमी बाकी होती है। इस मेल से उमस भरा चिपचिपा मौसम बनता है, जिसे कार्तिक मास की ऊष्मा या अक्टूबर हीट कहते हैं। हाँ हाँ। बाद में खासकर उत्तर भारत में रातें ठंडी होने लगती हैं। उत्तर भारत में तो मौसम ज्यादातर सूखा रहता है इस समय, लेकिन कहानी दक्षिण में बिल्कुल उलट जाती है। अच्छा, दक्षिण में क्या होता है फिर? तट कहते हैं। इनसे वहां अक्टूबर नवंबर में भारी बारिश होती है। असल में ये महीने वहां साल के सबसे ज्यादा बारिश वाले महीने होते हैं। अच्छा, मतलब वहाँ सर्दियों में ज्यादा बारिश होती है। हाँ, कह सकते हैं, लौटते मानसून से। और ये चक्रवात अक्सर काफी विनाशकारी भी साबित होते हैं, खासकर कृष्णा और गोदावरी जैसी नदियों के डेल्टा इलाकों में। तो हमने चारों मौसम देख लिए। अगर पूरे साल की औसत बारिश देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? स्रोत बताते हैं करीब 112-125 सेंटीमीटर। हाँ, पूरे भारत की औसत वार्षिक वर्षा लगभग इतनी ही है, लेकिन ये औसत बहुत भ्रामक है, क्योंकि क्षेत्रीय असमानता, रीजनल वेरिएशन, बहुत ज्यादा है। एक तरफ पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान और उत्तर पूर्व हैं, जहां 200 सेंटीमीटर से कहीं ज्यादा बारिश होती है। मेघालय में तो 1000 सेंटीमीटर से भी ज्यादा। बाप रे। वहीं दूसरी तरफ गंगा के मैदान के बड़े हिस्से, पूर्वी तट, मध्य भारत के कुछ हिस्सों में मध्यम वर्षा होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर। फिर आते हैं न्यून वर्षा वाले क्षेत्र, 50 से 100 सेंटीमीटर वाले। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और दक्कन के पठार का बड़ा हिस्सा शामिल है। और 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश वाले क्षेत्र भी हैं, जैसे पश्चिमी राजस्थान का रेगिस्तान, लद्दाख और आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र का वो वृष्टि छाया क्षेत्र। हाँ, वो रेन शैडो वाला इलाका। जी, और बर्फबारी तो खैर मुख्यतः हिमालय तक ही सीमित है। और एक और बहुत जरूरी बात निकल कर आती है स्रोतों से, वर्षा की परिवर्तिता, वेरिएबिलिटी, कि जहां कम बारिश होती है वहां ये ज्यादा अविश्वसनीय भी होती है। मतलब भरोसा नहीं कब होगी, कितनी होगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। परिवर्तिता या विचरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी, ये मापता है कि किसी जगह पर साल दर साल बारिश की मात्रा कितनी घटती बढ़ती है। और पैटर्न बिल्कुल यही है जो आपने कहा। जहां ज्यादा बारिश होती है, जैसे उत्तर पूर्व पश्चिमी तट, वहां सीवी कम होता है, 15% से भी कम। अच्छा, इसका मतलब है कि वहां बारिश काफी भरोसेमंद होती है, हर साल लगभग उतनी ही होती है, ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता। लेकिन कम बारिश वाले क्षेत्रों में वहां स्थिति बिल्कुल विपरीत है। राजस्थान, गुजरात, आंतरिक प्रायद्वीप जैसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सीवी बहुत ज्यादा होता है, 30% से लेकर 80% तक। 80% तक? थोड़ी ज्यादा हो गई तो हो सकता है अगले 2 साल सूखा पड़ जाए। सोचिए वहां के किसान के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। हाँ, पानी की कमी तो है ही, ये अनिश्चितता शायद सूखे से भी ज्यादा नुकसानदेह है। बिल्कुल। ये योजना बनाने, खेती करने और पानी के प्रबंधन को बेहद मुश्किल बना देता है। स्रोतों में भारत को अलग अलग जलवायु प्रदेशों में बांटने की कोशिश का भी जिक्र है, जैसे कोपेन का वर्गीकरण। हाँ, कोपेन का वर्गीकरण दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। ये तापमान और वर्षा के मासिक आंकड़ों के आधार पर किसी जगह की जलवायु को एक कोड देता है। इससे ये पता चलता है कि भले ही हम मोटे तौर पर भारत को मानसूनी जलवायु वाला देश कहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में यहाँ बहुत विविधता है। जैसे कोपेन के हिसाब से गोवा के दक्षिण का पश्चिमी तट AMW टाइप का है, लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून। तमिलनाडु का कोरोमंडल तट AS है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून, मतलब गर्मी सूखी, सर्दी में बारिश। अच्छा, पश्चिमी राजस्थान BWHW है, गर्म मरुस्थल। गंगा का मैदान CWG है, शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून। और हिमालय के ऊंचे पहाड़ E टाइप के हैं, ध्रुवीय जलवायु। ये कोड सिर्फ ये दिखाते हैं कि भारत में एक कोने से दूसरे कोने तक जलवायु कितनी अलग अलग है। तो इस सारी जानकारी का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब इस सब का क्या मतलब है? निचोड़ ये है कि भारत की जलवायु एक बेहद गतिशील, डायनामिक और जटिल प्रणाली है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम। इसमें हिमालय और पश्चिमी घाट जैसी विशाल पर्वत श्रृंखलाओं से लेकर हिंद महासागर और स्थानीय हवाओं तक कई कारकों का योगदान है। हाँ।
स्थलाकृति यानी जमीन की बनावट बारिश के वितरण पर जबरदस्त नियंत्रण रखती है, जैसा हमने पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में देखा। बिल्कुल। मानसून कोई साधारण बारिश नहीं है। ये ITCG के खिसकने, जेट स्ट्रीम और जमीन समुद्र के तापमान के अंतर से चलने वाले एक विशाल जटिल मौसमी घटना है। और शायद सबसे जरूरी बात, बारिश की मात्रा से ज्यादा उसकी अनिश्चितता, उसकी वेरिएबिलिटी कई इलाकों के लिए, खासकर कम वर्षा वाले इलाकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। सही। इन पैटर्न्स को समझना हमारी कृषि, जल सुरक्षा, हमारी अर्थव्यवस्था और आपदा प्रबंधन, इन सब के लिए बेहद जरूरी है। तो आज हमने भारत के मौसम के कई दिलचस्प पहलू देखे। पारंपरिक और वैज्ञानिक नजरिए से ऋतुएं, फिर चारों मौसमों की अपनी अपनी कहानी, मॉनसून का आना और जाना, बारिश का कहीं ज्यादा कहीं कम होना और उसकी अनिश्चितता का खेल। हाँ, ये समझना वाकई जरूरी है कि हमारा मौसम कैसे काम करता है। इसकी अपनी एक लय है, अपना एक तंत्र है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जो स्रोतों में राजस्थान नहर वाली बात से जुड़ा है, कि अगर नहर से आई थोड़ी सी हरियाली वहां की बारिश को थोड़ा प्रभावित कर सकती है, तो बड़े पैमाने पर जो हमारी गतिविधियां हैं, जैसे शहरीकरण, जंगलों का काटना, औद्योगिकरण, वो क्षेत्रीय जलवायु पर कितना असर डाल रही होंगी और भविष्य में जलवायु परिवर्तन के साथ ये पैटर्न कैसे बदलेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम अनजाने में अपने ही मौसम का मिजाज बदल रहे हैं? ये सवाल शायद हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हमें अपने पर्यावरण और जलवायु को और गहराई से समझने की कितनी जरूरत है। बिल्कुल सही। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। तो इस विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।